जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे 17वीं बीपीएससी में जितने भी आपका इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम सोर्स को देखेंगे। आखिर ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया है और आपको पॉलिटी के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही पतला बुक है जहाँ से आपका यह प्रश्न आया है। तो पहले चलिए देखते हैं, सोर्स देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए, उसका बाद आपको लास्ट में हम बुक का नाम भी बताएंगे, ठीक है। और उसी बुक को पढ़ना है, यहीं से आपका सारा प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन आपका यह पूछा गया था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व यानी इसमें मनोनीत किए जाते हैं। जैसे पहले था आपका कि आंग्ल समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन आपको पता होगा इसे अब समाप्त कर दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए ये प्रश्न तो आया ही था और ये आपका 13 दिसंबर वाले पेपर में आया था। जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था और सेम टू सेम आपका दूसरा प्रश्न भी सेम टू सेम वही प्रश्न आपका इसी एग्जाम में आया था। 13 दिसंबर वाले पेपर में ही आया था, ठीक है। यानी एक ही पेपर में आपका सेम 2 क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपका सेम है, खाली भाषा का अंतर है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन देखिए आपका एक ही पेपर में आया था, 13 दिसंबर वाले पेपर में ही आया था। यानी जिसको बना होगा तो ये आपका एक साथ 2 प्रश्न बन गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको कहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप प्रूफ देख सकते हैं कि 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है, यानी इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी आपका अब आंग्ल समुदाय के जो 2 सदस्य को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। प्रूफ मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों का 15% तय किया है। तो ये किया आपका 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न आपका है ये आपका 13 दिसंबर वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है। 13 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उस पेपर में ये पूछा गया है। आगे दिखाता है आपको, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो देखो ये जो आपका है 15% निर्धारित जो है वो दोनों के लिए है, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए है, ठीक है। और ये भी आपका 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है। तो दोनों प्रश्न आपका सेम है, खाली भाषा अलग है। वहां पर आपसे पूछ रहा है लोकसभा के बारे में, ठीक है। ये जो आपका 13 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें क्या पूछ रहा है आपका, इसमें पूछ रहा है आपका लोकसभा के सदस्य के बारे में 15% जो तय किया है वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया है। और यहाँ पूछ रहा है आपका, ये आपका 4 जनवरी वाले में हुआ था, जो री एग्जाम आपका हुआ था 4 जनवरी को, इसमें आपका यह प्रश्न पूछा है। यानी सेम टू सेम प्रश्न आपका यानी 13 दिसंबर में आया था वही आपका 4 जनवरी में भी पूछ दिया है। भाषा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, लेकिन प्रश्न दोनों सेम है। अब चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं यहाँ पर देख लीजिए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रावधान कब किया है, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे प्रावधान किया गया है। और ध्यान रखना है कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री के सहित आपका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यही बात आपका यानी विधानसभा राज्यों में विधानसभा पर भी लागू होता है, ठीक है। ये इसका प्रूफ मिल गया। आगे चलिए दिखाते हैं आपका, ये क्वेश्चन देखिए आपका आया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये जो आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है। ये प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। हालांकि वहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट था लेकिन प्रश्न ऐसा ही पूछा था। तो आपका ऑप्शन ये होगा। ये इसका प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पूरे डिटेल्स में आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है पहले है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर का मूर्त रूप था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और इसी में से 2 शब्द पूछा गया था आपको, तो 2 शब्द आपको पूछा गया था, 2 ही आंसर होगा।
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अखंडता रहता, अखंडता भी होता। ठीक है, यह प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया है। अब यहाँ पर आप 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संशोधन है, इसीलिए इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, उस सभी प्रावधान को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मूल कर्तव्य को उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को 5 साल से 6 साल बढ़ाकर कर दिया गया था। सारा इसमें जो चेंज किया था, और इसमें आपातकाल राष्ट्रपति शासन के दौरान जो अवधि पहले 6 माह बढ़ाते थे उसमें बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया था। ठीक है, और इसी में आपका 7वीं अनुसूची में से कुछ विषय जो था उसे प्रविष्ट किया गया था, जैसे आपका शिक्षा, नाप तौल। ठीक है, तो ये सारा आपका संवर्धित सूची में शामिल किया था। तो ये सभी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया आपका, शिक्षा, नाप तौल और वन, इसको संवर्धित सूची में कब शामिल किया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो कटौती प्रस्ताव लाते हैं विपक्ष। ठीक है, विपक्ष पार्टी लाते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव करना। ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं हम समापन प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरे यहाँ पर आपको अच्छा से पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका हम दूसरा सोर्स दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका है कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग में से किसी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सरकार के नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः ₹1 की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है, किसमें, बजट में। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। ये आपका सोर्स जो है लूसेंट का सोर्स है। ठीक है, हालांकि बाकी जो है वो अलग है, ये आपका लूसेंट का है, तो बता दिया आपको। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यू चैनल हम बनाए हैं, और क्यों बनाए हैं इसका कारण भी बताएंगे आपको। देखिए इस चैनल बनाने के कारण एक ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि जो चाहते हैं कि हम यूट्यूब से अर्निंग कर सके, यानी पढ़ाई के साथ साथ आप पैसा भी कमाएं, जिससे गार्जियन पर वजन ना पड़े। ठीक है, गार्जियन पर प्रेशर ना पड़े, इसीलिए आप क्या कीजिए, आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ाकर आप पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। और हमने कैसे अपने चैनल को 0 से लेकर अभी 1,20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाए हैं, उसको बताएंगे आपको। और कैसे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कैसे पीडीएफ बनाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, पूरे प्रोसेस बताएंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट चाहेंगे आप यूट्यूब से अर्निंग करना वो आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई आपका अच्छा ही होता है। पढ़ाइएगा तो और भी आपका ऐसा तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाने से फायदा ही है, घाटा नहीं है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे तरीका आपको बताएंगे हम। ठीक है, आप भी टीचर बन सकते हो, तो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन था कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। देखिए आपको पता होगा कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प होता है। ठीक है, कोई भी बिल आते हैं तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं कि वो क्या करे, उस पर स्वीकृति प्रदान करे, दूसरा उस पर स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकते हैं, तीसरा और उसे क्या करे तो पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकते, और चौथा होता है कि उसे राष्ट्रपति के लिए क्या रहे, आरक्षित रखें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने दिनों के बाद पुनर्विचार के लिए उसे लौटाएगा विधानमंडल को, ये उसका कोई लिमिट नहीं है समय का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इसका प्रूफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि कोई भी सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, और राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। पहला, किस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे, विधेयक पर स्वीकृति प्रदान न करे या सुरक्षित रख ले। तीसरा, कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज दे। ठीक है, लेकिन ये भेजने का जो है समय लिमिट नहीं है। चौथा, कि राज्यपाल कुछ परिस्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या करें, सुरक्षित रखें। ठीक है, ये 4 विकल्प होते हैं, और इसी पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आप या राज्यपाल अनलिमिटेड समय के लिए उसको रोक सकती हैं। ठीक है, उस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इसीलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये आया था, क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा। ये आपका री एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका 4 जनवरी को हुआ था, 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम, ठीक है। अब देखो उसका प्रूफ दिखाते हैं आपको, यहाँ देख लो, मूल या आरंभिक आधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर आप डायरेक्ट आपको यहाँ दिखाते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें देखो ऐसे विवाद आते हैं जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ क्या हो, एक या एक से अधिक राज्य सरकारें हो, या भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, ठीक है। तो ये मामला किस में आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। यहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। चलो आगे दिखाते हैं आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? ये सिंपल प्रश्न है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन ये होगा। इसका भी प्रूफ जरूर दिखाई देते हैं आपको। यहाँ देख लीजिए क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान कब अपनाया है? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया है? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ से आपका पूछा गया है। देखिए इसके बुक का नाम भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए, पूरे प्रूफ का साथ आपको बुक का नाम भी बताएंगे, बुक भी दिखाएंगे कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, केंद्र राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा, ठीक है। तो ये आपका री एग्जाम में पूछा था, 4 जनवरी को पूछा गया था। इसका भी प्रूफ दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए। वित्त आयोग अनुच्छेद किसमें? 280 में इसका उल्लेख किया गया है, 280 81 में। वित्त आयोग क्या है? एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है, ठीक है। ये तो है। इसका आगे आपको कार्य जिसका दिखाते हैं, इसका कार्य क्या है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना है कि संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरण किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। तो ये सिर्फ सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, आप राष्ट्रपति माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सिर्फ सिफारिश करता है वित्त आयोग, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब देखो ये प्रश्न हिस्ट्री में भी आपको सोर्स जब बता रहे थे तो हिस्ट्री में भी आपको बताए थे, ठीक है। अब पॉलिटी में बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों में आ सकता है क्वेश्चन। तो अभी तक हम 17वीं बीपीएससी का जो सोर्स बताएं, इसमें आपका हिस्ट्री का सोर्स बता चुके हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कौन सा बुक पढ़ना आपको, ये देख सकते हैं आप सोर्स। और सबसे बड़ी बात कि साइंस का सोर्स आपको बताएं, एक एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी से बताएं कि किस क्लास से आपका आया है, ये सारा सोर्स बता चुके हैं। और अभी आपको बता रहे पॉलिटी का, आगे आपको बताएंगे ज्योग्राफी का, ठीक है। इसी तरह से सभी का सोर्स हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको बता दें कि 69वीं बीपीएससी का भी हम सोर्स बताए हैं, ऐसा नहीं कि 17वीं का बता रहे हैं। 69वीं बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी सोर्स बता चुके हैं, हर विषय का। तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, होगा तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। कहा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, ठीक है। कौन सा विशेषता नहीं है? तो देखो इसमें आपका भारत के संघ का प्रस्ताव था, प्रांतीय स्वायत्ता था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार के बाद इसमें किया गया था, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या बी में 1935 अधिनियम का मूल्यांकन है, ये खुद अधिनियम है तो मूल्यांकन का बात क्या करेगा इसमें? ऐसे ही ऑप्शन आपको बी गलत लग रहा है। अब देखिए इसका प्रूफ यहाँ पर पूरे डिटेल्स में आपको दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, पहला जो आपका ऑप्शन था संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, ठीक है। पहला 1 में ऑप्शन यही था। दूसरा आपको जो ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, ये भी था आपका ऑप्शन में, ठीक है। तो यहीं से आपका ये प्रश्न आया है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका है अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो आपको समझना चाहिए ये पंचायत से संबंधित है तो राज्य सरकार ही होगा, तो राज्य विधानमंडल होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका देखिए प्रूफ दिखाते हैं आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ 243 के तरह यही तो है आपका जी, पंचायत के लेखाओं का संपरीक्षा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो यह अनुच्छेद 112 के तहत। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 में, ठीक है। ये तो कहीं भी मिल जाएगा प्रूफ, आपको यहाँ दिखाई देता है आपको प्रूफ। यहाँ देखिए क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का वितरण संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत कराएगा, ठीक है।
आपका यहीं से प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद 112 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, करे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये यूपीएससी की क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाया गया है, सेम टू सेम प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो बन सकता है, आपको बन जाएगा। करे कि कौन सा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो आपको ये पहले जानना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो आपको बता दें, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा, ठीक है, के केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेता है। साथ में दिल्ली और पांडुचेरी के विधान, जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली और पांडुचेरी, इसके विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इतना जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी उसमें मतदान करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन जब होता है तो, ठीक है। तो कौन कौन करता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, तो महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, वहां सिर्फ निर्वाचित था, यहाँ लेकिन सभी सदस्य भाग लेता है, ध्यान रखना। तो महाभियोग प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या देखे थे कि राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है वो निर्वाचन में भाग ले रहा है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, राज्य विधानसभा, ठीक है। अब राज्य विधान परिषद क्यों नहीं होगा, क्योंकि राज्य विधान परिषद ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, ठीक है, यानी ये दोनों भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब देखो ये प्रश्न पूछा है री एग्जाम में, जो आपका 4 जनवरी को हुआ था। इसका प्रूफ यहाँ देख लो, यहाँ पर देख सकते हैं आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ देख लेते हैं, अब महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको। तो महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ देख लो, अब यहाँ देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित के अलावा मनोनीत सदस्य प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के साथ भाग नहीं लेते, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न आपका आया था। अब देखो ये प्रश्न आपका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। यानी देखो संविधान संशोधन 3 तरह से होता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 का तहत आपको पता होगा। तो संविधान संशोधन 3 तरह का होता है। एक आपका होता है कि जिसमें साधारण आपका बहुमत हो, एक होता है विशेष बहुमत हो, और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं को द्वारा यानी अनुमति हो, ठीक है। यही तीसरा केस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये होता है आपका संघीय, जिसमें आपका संघीय ढांचा से संबंधित होता है, उसी में आपका संशोधन के लिए राज्य के विधानसभा से भी अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव, तो भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो देखो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो लेता ही है, साथ में विधानसभा भी लेता है। विधानसभा किसका है, राज्य का है। तो इसमें संशोधन करेंगे तो राज्य से कैसे नहीं पूछेंगे, तो पूछेंगे, इसमें आपको चाहिए संसद के राज्यों का प्रतिनिधि। अब देखो संसद में राज्यों का प्रतिनिधि यानी राज्यसभा का सदस्य, तो राज्यसभा का सदस्य को चुनता कौन है, तो वो विधानसभा के सदस्य चुनता है। तो ये भी तो उसके भी ये भी संघीय ढांचा की बात है, ठीक है, संघीय ढांचा की बात है, तो ये भी इसमें भी चाहिए। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची भी है, अब राज्य सूची में कोई भी विषय को चेंज करेगा तो पूछना ही पड़ेगा ना राज्य से, तो ये भी चाहिए। और चौथा है राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। तो राज्य विधान परिषद ठीक है राज्य का है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको आप क्रिएट कीजिए या उसको समाप्त कीजिए, उसके लिए राज्य को अनुमति नहीं लेना पड़ता राज्य से, केवल संसद देता है, वो भी साधारण बहुमत से, ठीक है। केवल संसद की अनुमति से वो किसी भी राज्य में विधान परिषद अब आपका बन सकता है और ये समाप्ति हो सकता है, ठीक है। ये इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 169 में, ठीक है। तो ये 4 नहीं होगा, तो क्या होगा आपका 1 2 3, तो 1 2 3 किसमें, ऑप्शन
डी में है। इसका भी प्रूफ आपको दिखा देते हैं, यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो, संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमति। दो, संघीय ढांचे से संबंधित, इतना ही ध्यान रखो, संघीय ढांचे से संबंधित जितना भी होता है उसमें अनुमति चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा दे दिया है कौन कौन सा अनुच्छेद में, देखो कौन कौन सा अनुच्छेद में नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अनुच्छेद 2, 3, 169, यहाँ है अनुच्छेद 169। तो 169 में आपको साधारण बहुमत द्वारा ही होता है, इसमें विशेष बहुमत नहीं चाहिए, राज्य का अनुमति भी नहीं चाहिए। और 169 में क्या कहा गया है, तो 169 में आपका यही दिया गया है कि किसी भी राज्य में आप विधान परिषद को क्रिएट कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। आपका 169 में दिया गया वो संसद कर सकता है, ठीक है, उसमें राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। तो आप यदि 169 आपको याद रहता तो यहाँ पर आप 4 को छांट देते, 4 को, तो देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, आप आँख में उनका ऑप्शन डी लगा देते हैं। एक ही आपको पता है डी वाले, तो आप इसको बना सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसका सोर्स आपका ये नहीं नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ये था आपका नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। देखो 10वीं अनुसूची छोड़कर क्यों कर रहा है, क्योंकि 10वीं अनुसूची से संबंधित यदि राज्य में बात करें तो विधानसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है, निर्णय, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर निर्णय करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको 10वीं अनुसूची छोड़कर कर रहा है, ठीक है। तो उस पर निर्णय कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा राज्यपाल। अब देखो ये सभी का जो प्रूफ दिखाएं किस बुक से है, तो ये बुक आपका है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक है, ठीक है, और बहुत ही पतला बुक आता है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आपका एम लक्ष्मीकांत की तरह मोटा सा बुक है, नहीं है, बहुत पतला बुक है, ये बुक पढ़ सकते हो। और इस बुक को आप ना 10 दिन में रिवाइज कर सकते हो। 10 दिन मैं ज़्यादा ही बोल दिया, ठीक है। इस बुक को आप 10 दिन में पूरे आर पार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, यदि एक बार आप पढ़े हैं तो, ठीक है। और बहुत पतला बुक होता है और हर क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, ठीक है। हम तो इसी का यूज करते हैं, लक्ष्मीकांत हम मेंस के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मेंस के लिए भी हम नहीं पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, क्योंकि बहुत सारे मोटा बुक है, ये बहुत मोटा बुक है, उस पर आप मत जाइए, क्वेश्चन आपको बनने से मतलब है, ठीक है। तो आप इस बुक को भी पढ़कर आप बना सकते हैं, ठीक है, हम इसी का यूज करते हैं, आपको चाहिए तो इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता इससे, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए आपको बता रहे हैं। मेरा काम है कि अच्छा रास्ता आपको दिखाना, कम मेहनत करके अच्छा नंबर लाना, ठीक है। तो जितने भी हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, जितने भी प्रूफ दिखाए हैं, सारा आपका इसी बुक का आपको प्रूफ है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये था पॉलिटी का सोर्स बता दिया, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं किसका, तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से सोर्स बताएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी का सोर्स बताएंगे एनसीईआरटी से। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।